सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे मोमा स्कॉलरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से हमें स्कॉलरशिप देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। तो ये तीनों ही स्कॉलरशिप आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मोमा की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की अफेयर्स की तरफ से, और आपके अलग अलग स्टेट लेवल भी होंगे, दूसरे सेंट्रल लेवल भी होंगे, जिसके अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं। लेकिन अगर बात कर ले मोमा के अंदर जो हमारे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और आपका मेरिट कम मीन्स है, इन तीनों के लिए ही आपका माइनॉरिटीज वाले कम्युनिटी से बिलोंग करना जरूरी है, जो कि हमारे 6 कम्युनिटी है: मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। तो अगर आप इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो मोमा की तरफ से जो आपको प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और इसी के साथ ही साथ आपका मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप देखने को मिल रहा है, इन्हें आप अवेल कर पाओगे। हर किसी का अपना अपना एलिजिबिलिटी है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आज के इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी भी देख रहे होंगे, स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिल रहा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और पेमेंट प्रोसेस किस प्रकार से पेमेंट मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम एनएसपी के वेबसाइट पर चलते हैं, क्योंकि ये सभी स्कॉलरशिप्स हमारे एनएसपी के वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। ठीक है, तो एनएसपी के वेबसाइट पर चलेंगे। अब एनएसपी के बारे में जिन्हें नहीं पता, पहली बार सुन रहे हो, तो एनएसपी का एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। स्कॉलरशिप वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आपको मिल जाएगा एनएसपी का हमारा वीडियो, जिसमें बहुत सारे एनएसपी से जो भी हमारे बेसिक टू एडवांस जो भी डाउट्स आपके होने चाहिए, सभी चीजें हमने कवर कर रखे हैं एनएसपी वाले वीडियो में। खैर, अब अगर वापस इस वीडियो पे आए, अगर आपने एनएसपी का वीडियो देख लिया, फिर एनएसपी के बारे में आपको पहले से पता है, तो चलिए एनएसपी की वेबसाइट पर आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, एनएसपी सर्च करना है या फिर scholarships.gov.in पर जाइए। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल स्कीम, यूजीसी, एआईसीटी, स्टेट स्कीम्स वाले कुछ ऑप्शंस। तो सेंट्रल स्कीम के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसे मोमा कह रहे होते हैं। इसी के अंदर आपको 3 स्कॉलरशिप देखने को मिलेंगे, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स। अब इन तीनों के अंदर आप देख पा रहे हो रेड कलर से चीजें, यानी कि जो लास्ट डेट्स बता रखे गए हैं, आपका 15 नवंबर 2022, कुछ 30 नवंबर 2022 है। तो ये सभी डेट्स आपके पुराने डेट्स हैं जो क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी लेटेस्ट डेट्स तो नहीं बता रखे गए। खैर, डेट्स के अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आज की डेट में मतलब किस प्रकार से स्कॉलरशिप होता है, क्या सारी चीजें होती है, चलिए वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, तीनों स्कॉलरशिप के बगल में आपको कुछ लिंक्स देखने को मिलेंगे गाइडलाइंस और फैक्ट का। गाइडलाइंस का हम सेक्शन अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और फैक्ट यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो भी स्टूडेंट्स को कॉमनली डाउट्स आते हैं स्कॉलरशिप को रिलेटेड, वो फैक्ट वाले सेक्शन में कवर्ड होते हैं। तो चलिए, गाइडलाइंस का हमने तीनों पीडीएफ जो है खोल रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी के साथ। तो अगर आप प्री मैट्रिक की बात कर लो या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर मेरिट कम मीन्स, तो तीनों के लिए पहले मैंने बता दिया कि आपका मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन या फिर पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करना जरूरी है। इसी के साथ अगर हम प्री मैट्रिक की बात कर लें, उस केस में आपका क्लास 10 या फिर उससे पहले ही अगर आप इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हो तो ले पाओगे। क्लास 10 के बाद आप पोस्ट मैट्रिक अवेल कर रहे होंगे। क्लास 10 के बाद देखिए, प्री मैट्रिक का ऐसा है कि क्लास 10 या उससे नीचे वाले जितने भी क्लासेज हो गए 1 से लेकर क्लास 10 तक। पोस्ट मैट्रिक आपका क्लास 10 के बाद मतलब 11 से लेकर, चाहे आप 11, 12 ले लीजिए, आपका कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर्स या फिर मास्टर्स, उसे हम कह रहे होते हैं। इसी के साथ आपका पीएचडी हो गया, कुछ भी पढ़ना है तो पोस्ट मैट्रिक आपका आ जाता है क्लास 10th के बाद वाला, और उसके पहले वाला प्री मैट्रिक क्लास 1 से 10 तक। इसी के साथ अगर हम मेरिट कम मीन्स की बात कर लें, तो अगर आप टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हो तो उसके लिए आपका मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप आ जाता है। कुछ और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लाइक आपका प्री मैट्रिक के लिए एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे होना जरूरी है। 1 लाख या फिर उससे नीचे, मतलब 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ लास्ट जो आपने एग्जाम दे रखा है, जो भी लाइक अगर आप क्लास 5 में हो, अभी प्री मैट्रिक के लिए क्लास 5 में हो, तो क्लास 4 में जो आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम हुआ होगा, उसमें 50% या फिर उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम पोस्ट मैट्रिक की बात कर लें, तो पोस्ट मैट्रिक का एलिजिबिलिटी कि एनुअल फैमिली इनकम 2 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए, और 50% वाला मार्क्स यहां पर भी है, जो लास्ट आपने फाइनल एग्जाम दिया है उसमें 50% या फिर उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। इसी प्रकार आपका मेरिट कम मीन्स में भी है कि एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए, और आपका 50% मार्क्स लास्ट फाइनल एग्जाम में 50% या फिर उससे ज्यादा नंबर होना चाहिए। बात कर ले स्कॉलरशिप अमाउंट की, तो चलिए पहले प्री मैट्रिक के साथ चालू करते हैं। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में अगर
हम बात कर ले एडमिशन प्लस ट्यूशन फी की, उस केस में अगर आप 6 से लेकर 10 क्लास में हो तो 500 रुपीज पर एनम, मतलब हर साल आपको 500 रुपीज मिल रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद हर साल मिलता रहेगा। एक साल आपने कर दिया, फिर अगर आपने प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा जब तक कि आप 10th पार नहीं कर लेते। लेकिन सपोज कर लिए आपने प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप ले रखा था, तो प्री मैट्रिक आपके क्लास 10 तक के लिए होता है। अब अगर आपने क्लास 10th पार कर लिया, उसके बाद 11th में जाओगे तब रिन्यू नहीं करा सकते, तब आप पोस्ट मैट्रिक के कैटेगरी में आ गए, तो उस केस में आपको पोस्ट मैट्रिक का नया फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। खैर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो वापस आए तो एडमिशन प्लस ट्यूशन फी आपका 500 रुपीज पर एनम, अगर आप 6 to 10 क्लास में हो उस केस में आपका एडमिशन फी मिल रहा होगा पर एनम, और ट्यूशन फी 6 to 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए 350 रुपीज पर मंथ में देखने को मिल रहा होगा। और ये दोनों ही आपका हॉस्टलर या फिर डे स्कॉलर हो, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात कर ले मेंटेनेंस अलाउंस, तो क्लास 1 से 5 के लिए 100 रुपीज पर मंथ डे स्कॉलर के केस में, और अगर हम बात कर ले अपने क्लास 6 to 10 में तो 600 रुपीज पर मंथ हॉस्टलर्स के लिए और 100 रुपीज पर मंथ डे स्कॉलर के लिए। इसी के साथ अगर हम बात कर ले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, उस केस में अगर एडमिशन फी की बात कर ले तो 9th एंड 12th के लिए 7000 रुपीज पर एनम है, चाहे आप हॉस्टल लो या फिर ना लो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले एडमिशन और ट्यूशन फी, जो भी आपके टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज हो गए 11th और 12th लेवल पर, लाइक आपके डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, ये सारे अगर कोर्सेज आप कर रहे हो 11th और 12th लेवल पर, मतलब एग्जैक्टली 11th और 12th नहीं है, उस केस में आपको 10,000 रुपीज पर एनम आपका एडमिशन फी मिल रहा होगा, चाहे आप हॉस्टल लो या फिर ना लो। और वहीं अगर हम बात कर ले एडमिशन और ट्यूशन फी यूजी और पीजी लेवल, यानी कि बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, उस केस में 3000 रुपीज पर एनम, यानी कि हर साल 3000 रुपीज मिल रहा होगा। और मैंने बता दिया हर साल का मतलब ये नहीं होता कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया मिलता चला जाएगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा अगले साल। तो अब अगर बात कर ले मेंटेनेंस अलाउंस की, तो अगर आप 11th या फिर 12th में हो, इंक्लूडिंग आपके जो भी टेक्निकल या फिर वोकेशनल कोर्सेज हो गए, यानी कि 11th और 12th प्लस 11th और 12th के लेवल पे जो कोर्सेज होते हैं, लाइक आपके डिप्लोमा हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए या फिर अदर वोकेशनल कोर्सेज हो गए, इन सभी में 380 रुपीज पर मंथ हॉस्टलर्स को और 230 रुपीज पर मंथ डे स्कॉलर्स को मिल रहे होंगे। और बाकी सारे कोर्सेज हो गए 11th 12th या फिर उसके लेवल के अलावा, और जो यूजी पीजी कोर्सेज हो गए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। टेक्निकल प्रोफेशनल क्या होते हैं, लाइक आपका इंजीनियरिंग में बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, या फिर पूरा डिटेल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और कौन से कोर्सेज होते हैं। तो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़कर आपके जो भी यूजी और पीजी लेवल के कोर्सेज हो गए उनमें 570 रुपीज पर मंथ हॉस्टलर्स के लिए है और 300 रुपीज पर मंथ डे स्कॉलर्स के लिए है। इसी के साथ अगर आप एमफिल या फिर पीएचडी कर रहे हो, उस केस में आपको 1200 रुपीज पर मंथ हॉस्टलर्स के लिए और 550 रुपीज पर मंथ डे स्कॉलर्स को मिल रहे होंगे। अभी आपने सुना कि आपकी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडेड नहीं है, तो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत तो हमें वही होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट रखा गया है। आप उसके लिए विजिट करिए मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी आपके स्कॉलरशिप अमाउंट होने वाले हैं, लाइक आपका रेट ऑफ स्कॉलरशिप कोर्स फी हो गया 20,000 पर एनम पर ईयर हमें देखने को मिल रहा होगा। तो शुरू में कुछ स्टूडेंट्स का दिल बैठ गया होगा कि भैया हमें तो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलेंगे ही नहीं, तो जी आपको उससे ज्यादा मिल रहे हैं। तो 20,000 पर ईयर आपको मिल रहा होगा कोर्स फी, चाहे आप हॉस्टल लो या फिर ना लो। और मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पे 1000 रुपीज पर मंथ हॉस्टलर्स के लिए और 500 रुपीज पर मंथ डे स्कॉलर्स के लिए। इसी के साथ आपका स्कॉलरशिप फॉर लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि कुछ 85 इंस्टीट्यूट्स इनके लिस्टेड हैं। कौन से इंस्टीट्यूट से अभी हम देख रहे होंगे, तो उन अगर 85 इंस्टीट्यूट से आप हो, उस केस में आपका पूरा कोर्स फी इसमें लग रहा होगा, यानी कि पूरे कोर्स का फी जो है आपका मोमा की तरफ से आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से। उस केस में आपका 20,000 1,500 नहीं है, पूरे कोर्स का ही फी मिल रहा होगा। अब ये सारे 85 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, या तो गूगल पे सर्च कर सकते हो मोमा अपेंडिक्स सी, या फिर चलिए हम वीडियो में ही देख लेते हैं। तो आपके सामने कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम सामने आ पा रहे हैं स्टेट वाइज। अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स फी स्कॉलरशिप में कवर्ड होता है। तो आप धीरे धीरे करके, लाइक हमने गोवा तक देख लिया, उसके बाद गुजरात से आप झारखंड तक का देख लीजिए, झारखंड तक का देख लिया, पॉज कर करके आप देख सकते हो जिस स्टेट का भी आपको देखना हो। झारखंड तक हो गया, कर्नाटका से आप चलिए मध्य प्रदेश तक देख लीजिए, हो गया। अब चलिए महाराष्ट्र से पंजाब तक,
पंजाब हो गया। अब राजस्थान से लेकर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का जितना हमारे ऊपर वाले पेज में है, फिर उत्तर प्रदेश का जो सेकेंड हाफ छूट गया था वहां से आप देख लीजिए दिल्ली तक, और अब दिल्ली के बाद बस पुडुचेरी। तो चलिए सारा हमारा कवर हो गया। देख लीजिए अगर आपका इंस्टीट्यूट इन लिस्ट में है तो आपको फुल जो भी स्कॉलरशिप के अंदर सभी आपके कोर्स भी कवर्ड होंगे। तो हमने देख लिया स्कॉलरशिप अमाउंट। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर हम बात कर ले मुमा अपने प्री मैट्रिक की, तो प्री मैट्रिक में आपका सिलेक्शन प्रोसेस यही होता है कि 50% से आपके ज्यादा नंबर होने चाहिए, फिर 50% या फिर उससे ज्यादा नंबर। अब इसी के साथ आपके जो भी प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक हो गए, इन दोनों में ही आपके पेरेंट्स का या फिर फैमिली एनुअल इनकम, इसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इन्हीं के बेसिस पर डिसाइड हो रहा होता है। और इन एनी केस अगर कुछ स्टूडेंट्स का सेम फैमिली इनकम होता है तो सीनियर जो भी स्टूडेंट्स है, एज जिनका उम्र ज्यादा है, उन्हें प्रायोरिटी मिल रही होती है, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो मिल रहा होता है। तो ये सिस्टम है आपका प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। 50% वाला आपका तीनों में ही है, 50% मार्क्स तो होना चाहिए, वो मैंने एलिजिबिलिटी में बता दिया था। अगर हम बात कर ले अपने मेरिट कम मीन्स में, तो उसमें आपका देखा जाता है मार्क्स, क्या आपके पिछले एग्जाम में मार्क्स रहे थे, जिनका ज्यादा बढ़िया होगा उन्हें प्रायोरिटी मिल रही होगी। लेकिन हर स्टेट का इसमें एक काउंटेड नंबर होता है कि इससे ज्यादा हम मतलब स्टूडेंट्स नहीं ले सकते एक स्टेट में। तो जब भी आपका कोटा फुल हो जाता है, चलिए उसके लिए मैं आपको दिखाई देता हूं ताकि आप पढ़ भी लो साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं बता भी दे रहा हूं। तो इन एनी केस अगर आपका इंस्टीट्यूट का जो भी एक कोटा होता है स्टेट का, उस स्टेट का अगर कोटा फुल हो जाता है, उसके बाद आपका देखा जाता है कि प्रायोरिटी मिलता है पेरेंट्स के फैमिली एनुअल फैमिली इनकम पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की बात कर ले तो उसमें आपका पेरेंट्स का एनुअल फैमिली इनकम के ऊपर प्रायोरिटी मिल रहा होता है। और इन एनी केस अगर सेम हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, तो एज के ऊपर डिसाइड हो रहा होता है, जिनका एज ज्यादा उन्हें पहले आपको प्रायोरिटी मिल रहा होगा। और वही अगर बात कर ले मेरिट कम मीन्स में, तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है आपके मार्क्स को, मेरिट्स को। और इन एनी केस अगर आपके स्टेट का कोटा फुल हो जाता है, उस केस में प्रायोरिटी मिलती है आपके जो भी एनुअल फैमिली इनकम हो गए। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी हो गया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है, जो भी आपके एनएसपी के वेबसाइट पर होते हैं। तो एनएसपी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है मैंने एनएसपी वाले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो उसे चेकआउट करना ना भूलें, उसमें और बहुत सारी डिटेल्स कवर्ड है, लाइक आपका डिटेल्स एडिट करना अगर कुछ गलती हो गया है, और बहुत सारी चीजें। बट एक ब्रीफ आज के इस वीडियो में भी दे देता हूं। तो सबसे पहले हम एनएसपी के वेबसाइट पर विजिट करते हैं। एनएसपी के वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करोगे तो थोड़े से ऊपर जाओगे तो आपको एप्लीकेंट कॉर्नर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एक भी बार रजिस्टर नहीं किया है एनएसपी के वेबसाइट पर, तब न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड हो तो फिर अगर आप देखिए जिस स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्या मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए पहले अप्लाई कर रखा है, अगर हाँ, तब रिन्यूअल वाले एप्लीकेशन में जाएंगे। यानी कि अगर पिछले साल भी मैंने कोई वो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप ले लिया था और इस साल भी मुझे लेना है, तो जस्ट उस स्कॉलरशिप को आपको रिन्यू कराना है। और रिन्यू कराने के लिए और कुछ क्राइटेरिया नहीं देखा जाता। अगर पहले आपको मिल रहा था तो अब भी मिलेगा, कंडीशन बस ये है कि आपके लास्ट एग्जाम में 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे थे उसे ही दोबारा लेना है तो रिन्यूअल वाले हम सेक्शन में जा रहे होंगे। और अगर फर्स्ट टाइम किसी हम स्कॉलरशिप या फिर स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब फ्रेश एप्लीकेशन में जाएंगे। तो चलिए रिन्यूअल एप्लीकेशन को थोड़े से डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक आपने क्लास 7 में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अवेल किया, तो क्लास 8 में भी तो प्री मैट्रिक की कैटेगरी में ही हो, तो क्लास 7 से 8 में जाने के बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं करोगे, आपका रिन्यू होगा, क्योंकि 7 में भी आपने प्री मैट्रिक ले रखा है, 8 में भी प्री मैट्रिक ही मिलेगा तो रिन्यू होगा, 9 में भी रिन्यू होगा, 10 में भी रिन्यू होगा। लेकिन 11 में आपका कैटेगरी चेंज हो गया, प्री मैट्रिक से पोस्ट मैट्रिक में चले गए, तो 11th में जाती है हम फ्रेश एप्लीकेशन फिल करेंगे पोस्ट मैट्रिक का। 12th में फिर आपका रिन्यू होगा पोस्ट मैट्रिक वाला। लेकिन उसके बाद जब आप दूसरे कोर्सेज ज्वाइन करोगे या फिर आप जो भी डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स चेंज हो गया आपका, इंस्टीट्यूट चेंज होता है, प्रोग्राम चेंज होता है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो आप एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने वाले हो। भले ही पोस्ट मैट्रिक के कैटेगरी में ही रहोगे, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट, कोर्स, प्रोग्राम चेंज होता है तो आपका फ्रेश एप्लीकेशन फाइल होता है। सेम आपके प्री मैट्रिक में भी है। क्लास 7 में मान लेते हैं आपने एक प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप लिया, 8 में आपने चलिए रिन्यू करा लिया, लेकिन 9 में मान लेते हैं आपने इंस्टीट्यूट, स्कूल चेंज कर दिया। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट, स्कूल, कोर्स, प्रोग्राम चेंज करते हो उस केस में आपका एप्लीकेशन एक फ्रेश फाइल होता है, रिन्यू नहीं होता। बात कर ले पेमेंट प्रोसेस की, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात कर लें
तो आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट या फिर स्टूडेंट बेनिफिशियरी किसी का भी बैंक अकाउंट चल जाता है, लेकिन आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड से लिंक होगा, जिसे हम आधार सीडेड बैंक अकाउंट भी कहते हैं। तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में हैजल फ्री, मतलब आराम से तुरंत पैसा आ जा रहा होता है। तो पेमेंट प्रोसेस आप ये भी समझ लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस इंस्टीट्यूट या फिर जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्यूशन फी या जो भी फी है वो नहीं जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर आप उस पैसे को देखिए कहां आप किस प्रकार से स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज में पे कर रहे हो। ठीक है, तो प्री मैट्रिक के लिए आपका बैंक अकाउंट खुद का भी चलेगा या फिर आपके पेरेंट्स का भी चलेगा, लेकिन पोस्ट मैट्रिक या फिर मेरिट कम मींस में आपका खुद का स्टूडेंट बेनिफिशियरी का पर्सनल बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और बैंक अकाउंट चाहे प्री मैट्रिक में आपका खुद का बैंक अकाउंट हो गया, पेरेंट्स का बैंक अकाउंट हो गया, या फिर पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम मींस में जिसका भी बैंक अकाउंट हो गया, आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। अब दो बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपका कुछ डाउट अभी भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने भी पर्सनली स्कॉलरशिप को अवेल कर रखा है, अगर आपको उन डाउट्स के बारे में जानकारी है, आपके पास आंसर है, तो जरूर उन कमेंट्स का रिप्लाई करें। इसी प्रकार हमारा कम्युनिटी बिल्डअप होता है, तो कभी आपको जरूरत होगी तो लोग आपको भी रिप्लाई कर रहे होंगे, या फिर अगर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, स्कॉलरशिप का एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आपस में जो भी आपके डाउट्स हो आपस में आप रिजॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखिए डाउट्स बहुत सारे हो सकते हैं, स्कॉलरशिप बहुत सारे हैं, तो हर स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे छोटे बड़े डाउट्स हो सकते हैं। तो मैंने तो सभी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रखे, तो हर स्कॉलरशिप का A to Z 100% डिटेल हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर कमेंट्स का मैं जवाब, या फिर हर जो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछोगे जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में जितना भी डिटेल्स हो पा रहा है, सर्च करना, जो भी चीजें हैं, इतनी मैं जिम्मेदारी उठाकर एक वीडियो बना दे रहा हूं। आगे जो भी अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म करिए, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आपस में एक कम्युनिटी बनाइए हेल्प करने के लिए, जिसके लिए मैं रिसोर्सेज दे सकता हूं। बस हेल्प आपको खुद करना है एक दूसरे की, और शुरू में जितनी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स हो पा रहे हैं मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब जो भी स्टूडेंट्स किसी स्कॉलरशिप को अवेल कर रखे, या फिर किसी स्कॉलरशिप का आपके पास प्रॉपर आइडिया डिटेल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में 5 से 10 मिनट का आपका टाइम लगेगा। स्कॉलरशिप के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स हो सकती हैं मैंने पूछने की कोशिश की है, बट आपका कम से कम टाइम लग रहा होगा, डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा मिल पा रहे होंगे। अब इससे क्या होगा, तो आपके पास एक स्कॉलरशिप का डिटेल था, तो आप अगर वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हो, उस स्कॉलरशिप का डिटेल मुझ तक पहुंचाने के लिए तैयार हो कि अच्छा इस स्कॉलरशिप का ये एलिजिबिलिटी होता है, इतना पैसा मिल रहा होता है, ये डेट्स, कुछ ये सारी चीजें होती हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप ही के जैसे एक एक स्टूडेंट भी अगर बहुत सारे और जुड़ते चले जाते हैं, एक एक स्कॉलरशिप का भी डिटेल देते हो, तो आपके पास एक स्कॉलरशिप का डिटेल था। अगर ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो हर स्टूडेंट के पास फिर सोचिए कितने प्रकार के स्कॉलरशिप्स का डिटेल होगा। तो कंट्रीब्यूट करोगे तो ही ये पॉसिबल है। आप एक स्कॉलरशिप का डिटेल दीजिए, इसके बदले आपके पास न जाने कितने सारे स्कॉलरशिप्स का डिटेल इन रिटर्न मिल रहा होगा। तो चलिए हम ये कल्चर बिल्डअप करना चालू करते हैं। अगर आपको अपने डिटेल्स शेयर करने हो स्कॉलरशिप के, तो गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।